अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हमने पढ़ना है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो पहले हम देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की किस तरह की मोशन हो। देखिए, अगर ये फर्ज करें ये पॉजिटिव प्लेट है और ये है नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है। अगर हम इन प्लेटों के दरमियान या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रख दें, क्यों, तो वो क्या करेगा? ये जो प्लेट है ये इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगी और ये प्लेट उसे अट्रैक्ट करेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब है इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स कितनी हुई? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू F इंटू क्यू ई। याद आया? हमें पता है E जो है वो किसकी इक्वल है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल आ गया? F E इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। एंड ड्यू टू दिस फोर्स the charge particle will move in straight line in the direction of field। अब जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस पे मुसलसल फोर्स लग रही, यहां भी फोर्स लग रही, इधर भी लग रही, इधर भी लग रही, इधर भी। तो वो क्या करेगी? वो फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा देगी। स्पीड बढ़ा देगी, इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब है वेलोसिटी अगर चेंज हो गई या बढ़ गई, इट मींस एक्सेलरेशन पैदा हो गया। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स है फिर ये कितना एक्सेलरेशन इस चार्ज पार्टिकल के अंदर पैदा कर देगी? F इज इक्वल टू एम ए एंड दैट इज इक्वल टू क्यू ई। एम इस चार्ज पार्टिकल की मास है, तो फिर व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? A इज इक्वल टू क्यू ओवर एम इंटू ई। यानी एक्सेलरेशन जो इस चार्ज पार्टिकल के अंदर पैदा हो रहा है वो किसके बराबर होगा? Q ओवर एम। इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा इसका मतलब है उतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। ठीक होगी बात? अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसने चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह धक्का लगा के मूव कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इट विल डू वर्क ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। सो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स विल डू वर्क on the charge particle, ठीक है। और किस किस्म का पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? चार्ज पार्टिकल का किस किस्म का पाथ है? अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भाग रहा है, what kind of path a charge particle has if it moves in a यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये प्लेटों के दरमियान जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का पाथ किस किस्म का होगा जी? स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ किस किस्म का होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इट डज वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आगे देखते हैं जी। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। motion of charge particle in
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, फर्ज करें ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का क्या मतलब होता है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और अगर मैं डॉट लगा दूं, डॉट की शक्ल चूंकि क्रॉस जो है ओ से मिलती है, ये याद रखें। अगर डॉट्स लगा दिए जाएं, ये डायरेक्शन को जाहिर करने का एक तरीका है। अगर डॉट्स हूं तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन। अगर क्रॉस लगे हुए इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। अच्छा, अब ये देखो, अगर एक चार्ज पार्टिकल, ये जी क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो रहा है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब देखो, जैसे ही ये देखें, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। यस, कितनी लगाएगा? F is equal to Q into V cross B. This is the force acting on a charged particle Q when it enters in a magnetic field B with velocity V. अच्छा, अब हमने ये फर्ज कर लिया है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर दाखिल हो रहा है। सो अगर परपेंडिकुलर दाखिल हो रहा है तो इसका मतलब है क्यू वी बी साइन थीटा साइन 90 कितना हो गया 1, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगी? F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अच्छा, अब ये देखो, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ, क्या हुआ? देखो, राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर अंगूठा V की डायरेक्शन को जाहिर करे, palm of the hand fingers will show the direction of magnetic field and the palm of the hand will show the direction of magnetic force. अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल, ये देखो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हुआ, यहां से वो सीधा जाना चाहता है, ठीक है ना? तो क्या हुआ? जैसे वो सीधा जाना चाहता है, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगी? अंगूठा V की डायरेक्शन में, उंगलियां फील्ड की डायरेक्शन में, palm of the hand will show the direction of magnetic force. यहां से वो क्या करना चाहता है? सीधा जाना चाहता है, लेकिन फोर्स किधर लग गई? इनटू दी फोर्स किधर लग गई जी? बताएं जी। जैसे उसका मतलब है अगर वो सीधा जाना चाहता है, फोर्स इधर लग गई, ऐसे, ये ऐसे हो गया, अभी भी वो फील्ड में है, ठीक है, ऐसे है, तो फोर्स फिर इसके क्या लगी? परपेंडिकुलर। तो वो ऐसे, इसका मतलब है मुसलसल इसकी डायरेक्शन को क्या करता रहेगा? मोड़ता रहेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा। दोबारा देखते हैं, अभी बात बनी नहीं, दोबारा देखते हैं, इसको जरा ध्यान से समझना बात, ठीक है? ये ले, अब देखो, जैसे ही चार्ज पार्टिकल, ये देखो, ऐसे फील्ड में दाखिल हुआ, ऐसे जाना चाहता है सीधा, फोर्स किधर लगी? फोर्स इनटू द प्लेन। ये देखो, ऐसे चार्ज पार्टिकल फील्ड में दाखिल हुआ, इनटू द प्लेन जो है वो फील्ड है, फोर्स किधर लगी? इधर। समझ आ गई? परपेंडिकुलर टू V एंड B। अब वो यहां पे वो क्या करना चाहता है? फिर सीधा जाना चाहता है ऐसे, लेकिन इसके ऊपर फोर्स फिर किधर लग गई? अंदर की तरफ। यहां से वो ऐसे जाना चाहता है, फोर्स फिर क्या लग गई? इसका मतलब है, ये जरा गौर करना है, पीछे फर्स्ट ईयर की या पिछली एक बात पढ़ते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगाएं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर लगाई जाए उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो वो फिर क्या करती है? वो उसकी स्पीड को चेंज नहीं करती, बल्कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बदलती है।
लेंगे, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ये लग गई, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ये लग गई, इधर मैग्नेटिक फोर्स ये लग गई, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ये लग गई, समझ आ गई बात। यहां पर मैग्नेटिक फोर्स ये लग गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब दाखिल होगा, और कैसे दाखिल हुआ है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। जब वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड दाखिल हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो गया, वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो गया। बात समझ में आ गई। जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको सर्कुलर पाथ में कौन मूव करवा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही। क्यों जी? तो मैग्नेटिक फोर्स अगर वो परपेंडिकुलर दाखिल हुआ है तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगी, QVB। मैग्नेटिक सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी हुई, mv² ओवर r सर्कुलर पाथ का रेडियस है। तो यहां से एक v से कैंसिल, QB इज इक्वल टू mv। v को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा लिख सकते हैं, को मसला तो नहीं, ओवर r। क्लियर होगी बात। तो यहां से क्या बन गया जी, ये इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब है ओमेगा किसके इक्वल आ गया, QB ओवर m, QB ओवर। तो यहां से यानी ये वो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अगर इससे आप लीनियर फ्रीक्वेंसी उसकी निकालना चाहें तो ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πf इज इक्वल टू QB ओवर m। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू QB ओवर 2πm। यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी है। कौन सी, अगर फ्रीक्वेंसी का उलट ले लें तो वो क्या बन जाता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2/m ओवर QB। समझ आई बात। इसका मतलब है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुआ तो उसका जो टाइम पीरियड है एक चक्कर मुकम्मल करने का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ कि वो r पे डिपेंड नहीं करता। चाहे छोटा सर्कल बना ले, बड़ा सर्कल बना ले, क्या होगा, चाहे छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड सेम लगेगा। कैसे सेम लगेगा जी, बताओ जी, कैसे सेम लगेगा, बताएं जी, क्यों सेम लगेगा भला। वो इसलिए, देखो यहां से आप अगर यहां देखें, यहां पर जब बड़ा सर्कल होगा तो क्या होगा, जब बड़ा सर्कल होगा, बताइए, बड़ा सर्कल होगा तो क्या होगा, स्पीड तेज हो जाएगी। छोटा सर्कल होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। बड़ा सर्कल होगा तो स्पीड यहां से लगे रहने देना। ये देखो, अगर यहां से आप देखो v रहने दें, यहां v रहने दें, तो यहां से v निकालें, जरा आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आप यहां से ये निकालें जी, v निकालें, क्या बनेगा बताओ, v निकालें जी, क्या बनी, मैं यहां v लिख देता हूं, v इज इक्वल टू QB R ओवर m, QB ओवर m इंटू R। इसका मतलब क्या हुआ, अगर QBM सारे कांस्टेंट रखे जाएं तो इसका मतलब क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर एक चार्ज पार्टिकल बड़े सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है स्पीड क्या होगी, ज्यादा। अगर छोटे सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है स्पीड क्या होगी, कम। तो इट मींस कि अगर बड़ा सर्कल होगा तो स्पीड ज्यादा, कम सर्कल होगा तो स्पीड क्या होगी, कम। लेकिन इधर चूंकि स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा फासला तय करना पड़ रहा है ना,
इधर स्पीड कम है तो कम फासला तय करना पड़ रहा है, दोनों सूरतों में टाइम क्या लगेगा, सेम। सो इसका मतलब है टाइम पीरियड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है बेटा कि चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पाथ है वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। लेकिन कब सर्कुलर? तब होगा व्हेन इट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब अगर यहां देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने लगे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर ना हो, बताओ जी, परपेंडिकुलर एंटर ना हो फिर क्या होगा? अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर एंटर ना हो, लो जी फर्ज करें, अब देखें जी, अगर जो चार्ज पार्ट ये है किसकी डायरेक्शन, लेट्स से ये बी की डायरेक्शन है, लो ये बी की डायरेक्शन ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा। अब अगर चार्ज पार्टिकल फर्ज करें ऐसे परपेंडिकुलर दाखिल होने की बजाय ऐसे दाखिल हो जाए, लेकिन ऐसे दाखिल हो जाए, ये किसकी डायरेक्शन होगी, वी की। इसका मतलब है कि वी और बी के दरमियान एंगल कितना बन गया, थीटा। अब वी और बी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा, अब देखो, इसका मतलब है इस वी के कितने कंपोनेंट हो गए, दो। एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे की बात है। ये कौन सा हो गया, वी, ऐसे कर लो, ये मैं ये वाला कह रहा हूं। ये कंपोनेंट क्या हो गया, वी साइन थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, वी कॉस थीटा। बात भले बड़ी, कौन सा कंपोनेंट हो गया जी, ये कौन सा है, वी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा। अच्छा, अब जरा गौर करो, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, शायद जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ में आ जाएगी। देखो, प्रोजेक्टाइल कभी देखी आपने, यहां से बॉडी को आपने छोड़ दिया, छोड़ के साइड पे हो गए, छोड़ के आप साइड पे हो गए। हर पॉइंट पर वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हैं, दो। एक कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो उसको इधर ले जा रहा है। अच्छा, ये इसकी तौन कौन मरोड़ रहा है, हर पॉइंट पर उसकी तौन को कौन मरोड़ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हर पॉइंट पे उस पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है ना, जो कि उसकी जो कि उसे क्या कर रही है, उसको नीचे की तरफ, यानी उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, फिर बढ़ रही है। तो इसका मतलब है इसकी हर पॉइंट पर जो उसे आगे की तरफ ले जाने वाली फोर्स कौन सी है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो उसे आगे की तरफ ले जा रहा है, एक्स कंपोनेंट। इधर देखो, इधर एक्स कंपोनेंट लग ही नहीं रहा था, वेलोसिटी बी के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जरा तो जो करें, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इधर देखो, जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे दाखिल हुआ, उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट है जो इसे इधर ले जाएगा, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वाई कंपोनेंट वी साइन थीटा। इस वाई कंपोनेंट की वजह से इस पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। नहीं समझाई। देखो, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, बताओ, Q इंटू वी क्रॉस बी, या कितनी लगेगी बताओ, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर V और B आपस में पैरेलल हो जाए, बताओ, तो फोर्स कितनी लगी, 0। अगर V और B परपेंडिकुलर है तो फोर्स कितनी लगी। इसका मतलब है हमेशा V का कौन सा कंपोनेंट, V का कौन सा कंपोनेंट, मतलब V B के क्या होगी तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, परपेंडिकुलर। इसका मतलब है इस V साइन थीटा की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं,
बोलो लगाएगा। तो ये फिर इस ये जो v साइन थीटा है, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो वो करेगा क्या? घूम जाएगा। करेगा क्या? घूम जाएगा। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? दोबारा देखो, देखो जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में दाखिल हुआ, उस पे फोर्स, ये देखो ये v की डायरेक्शन, ये b की डायरेक्शन, इस पे किधर लगी फोर्स? फोर्स लगी ना, तो मसलसल फोर्स लगेगी तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? घूमेगा। यही यहां पर होगा। देखो अब अगर तो वेलोसिटी, सारी की सारी वेलोसिटी पैरेलल हो जाती b के, तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल से इधर ही मूव कर जाता, बस चार्ज पार्टिकल इधर ही मूव कर जाता राइट साइड, वो घूमता ना। क्यों? कि उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। अब क्या फोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी। किसकी वजह से? चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल घूमेगा? बताओ जी, कौन से कंपोनेंट की वजह से? v साइन थीटा की वजह से। लेकिन v cos थीटा की वजह से क्या होगा? वो इधर भी जाएगा, ऐसा ही होगा ना। v cos थीटा की वजह से वो आगे जाएगा, v साइन थीटा की वजह से वो घूमेगा, जिसके नतीजे में होगा क्या? कि चार्ज पार्टिकल घूमेगा। यहां पर वो सिर्फ घूम रहा है, आगे भी दाएं बाएं नहीं जा रहा। क्यों? कि उधर कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, दाएं बाएं ले जाने वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है। इधर क्या होगा? वो घूमेगा, साथ ये वाला कंपोनेंट इधर मूव करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। तो इस तरह के पाथ को क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं जी? हेलिकल पाथ। द चार्ज पार्टिकल विल फॉर्म अ हेलिक्स। व्हाट काइंड ऑफ पाथ a charge particle have if it moves in an uniform electric field? straight line. नंबर 2, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल हो, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, किस किस्म का पाथ होगा? सर्कल। अगर वो थीटा एंगल बनाते हुए दाखिल हो, ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, थीटा एंगल, तो बताओ हेलिक्स। 45 एंगल हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, नॉट परपेंडिकुलर, तो कैसा क्या करेगा जी? हेलिक्स। ये एंटीटेस्ट की बातें आपको बता रहा हूं। उसके बाद बात समझ में आ रही? और अगर वो बी के पैरेलल ही दाखिल हो जाए तो फिर मैग्नेटिक फोर्स यानी घुमाने वाली फोर्स लगेगी नहीं, घुमाने वाली फोर्स नहीं लगेगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ने हमेशा घुमाना है, मैग्नेटिक फोर्स ने हमेशा घुमाना है। तो इसलिए अगर वो पैरेलल दाखिल हो जाए, घुमाने वाली फोर्स लगेगी नहीं, वो सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। इफ v इज पैरेलल टू b और एंटी पैरेलल टू b। तो क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर एक ऐसे रीजन में अगर एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाए जहां दोनों फोर्सेस लग रही हो, दोनों फील्ड हो, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इन बोथ, लो जी, इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी रीजन में दोनों फील्ड अगर लग रहे हो, फिर क्या होगा? बताओ जी, फिर क्या होगा? फिर ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, सॉरी, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगी? दिस सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब समझिए कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे रीजन में छोड़ दिया जाए जहां दोनों फील्ड हों, दोनों फील्ड से मुराद क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हों, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हों, तो ऐसे फील्ड को क्या कहते हैं? ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। तो व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स? द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो वेक्टर सम ऑफ लिखेंगे, द वेक्टर सम
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस acting on a charged particle in both electric and magnetic fields, तो या इसे क्या लिख सकते हैं, इस लॉरेंट फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, लॉरेंट्स फोर्स इज इक्वल टू एफ ई की जगह क्या लिखा जा सकता है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स की जगह क्या लिखा जा सकता है, वी क्रॉस बी। बात समझ में आ गई? दिस इज दी। अच्छा, ये वाली जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये वर्क करती है, इट डज वर्क, ये वर्क करती है। ये वाली जो फोर्स है, इट डज नॉट वर्क, डज नॉट डू वर्क। ये सिंपली क्या है, इट इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, क्योंकि परपेंडिकुलर जो हमेशा लगती है, इट इज ऑलवेज बी अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स, इट ऑलवेज बी अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अच्छा, अब यहां पर हम एक डिवाइस पढ़ते हैं जिसका नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर, इसमें हम चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल की स्पीड मालूम करते हैं। वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एक बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अभी आपको मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे फर्ज करें ये हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये है जी नेगेटिव प्लेट, ठीक है। यहां एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ऐसे ये क्रॉस है, ये जरा गौर करो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इधर, इनटू द प्लेन। अच्छा, अब यहां में ये दोनों, ये बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बी इधर है, ये देखें बी इनटू द प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बी और ई आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, अब ये देखो, अगर एक चार्ज पार्टिकल को यहां मैं छोड़ता हूं ऐसे, लो जी चार्ज पार्टिकल, अगर फर्ज करो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा बताएं। ये पॉजिटिव प्लेट इधर रिपेल करेगी, ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो चार्ज पार्टिकल है किधर डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जरा गौर करो, इसके में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ जोड़ दिया है, ये ऐसे इसके इसी रीजन में। अब देखो, जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसे दाखिल हुआ, चार्ज पार्टिकल ऐसे दाखिल हुआ, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी, ये V हो गया, ये B हो गया, द पाम ऑफ द हैंड विल शो द मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स किधर लगी, ऑपोजिट टू E, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स उसे इधर ले जाने की कोशिश करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ले जाने की कोशिश करेगी। अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ी होगी किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर जाएगा, इधर। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी होगी किससे, मैग्नेटिक फोर्स से, तो चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर जाएगा, इधर। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल सीधा मूव कर जाए, फिर क्या, कब सीधा मूव करेगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी, QE, मैग्नेटिक फोर्स कितनी बताओ जी, QVB, चूंकि परपेंडिकुलर दाखिल हो रहा है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा बताओ,
चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर हम करते क्या हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखते हैं और साथ ही इनकी मैग्नीट्यूड को इस तरह से सेट करते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या करना चाहिए, इन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब है ये क्यू क्यू से बेटा कैंसिल हो गया, तो ई किसके बराबर आ गया बताओ, बीवी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, बीवी। समझ आ गई। या यहां से ई हमारे पास क्या आ गया, वी किसके बराबर आ गया, ई ओवर बी। सो इन वेलोसिटी सिलेक्टर द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल किसके बराबर होगा, ई ओवर बी के बराबर होगा। इन वेलोसिटी सिलेक्टर द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू ई ओवर बी। ये भी आपने याद रखना है। क्लियर है जी। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का पता हो, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का पता हो, तो यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द, यू कैन सेलेक्ट द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर क्या देखा, बड़ी अहम बातें देखी। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर वी बी के परपेंडिकुलर होगा तो किस किस्म का पाथ होगा, अगर वी और बी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो किस किस्म का पाथ होगा। ठीक है। और अगर दोनों फील्ड की मौजूदगी में अगर चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाए तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका क्या नाम है, लॉरेंट्ज फोर्स। क्या नाम है जी, लॉरेंट्ज फोर्स। और वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल की स्पीड किसके बराबर होगी, ई ओवर बी के बराबर होगी। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए।